इस नई वीडियो में। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका हम लोग थ्योरी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो लोअर पीसेस से एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और यूपी ट्रिपल एस सी का जो भी एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर पूछता है, तो उसी का हम लोग देखेंगे, ठीक है। याद रखना है कंप्यूटर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और उसका परिचय और उसका अनुप्रयोग समझेंगे। प्रिंटर क्या होता है, टैबलेट क्या होता है, मोबाइल का संचालन कैसे होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस जो होता है उसको कैसे पता लगाया जाता है, आईटी गैजेट्स कौन कौन से हैं, उनका अनुप्रयोग क्या क्या है, ईमेल आईडी बनाना और ईमेल का उपयोग का और संचालन करना कैसे होता है, वो वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल प्रोसेसिंग या एक्सेल, एमएस एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व देखा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना के क्षेत्र में तकनीकी विकास और नवाचार, प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, बिग डेटा एनालिसिस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और इस क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धियां हैं, इसको इसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर एक बार देख के जाइएगा अगर आप लोअर पीसेस का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अगर कंप्यूटर पूछता है तो वहाँ से भी, वहाँ के क्वेश्चन भी इसी से आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग थ्योरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर देखेंगे, उसका इतिहास किस तरह से हुआ है, डेवलपमेंट उसका हुआ है, वो सब चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए उसी को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास और परिचय और उसका अनुप्रयोग हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो इसमें है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, एक मशीन है, ठीक है, जो डेटा को इनपुट द्वारा ग्रहण करता है और दिए गए अनुदेश के आधार पर उस पर कार्य करते करके हमें वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट या शब्द से मिल के बना है, जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। तो कंप्यूटर का मतलब भी है गणना करना, अतः कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है गणना करने वाला, ठीक है। कंप्यूटर का हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है, संगणक, जो कमांड कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है और उसे क्या इंस्ट्रक्शन या निर्देश देना है, ठीक है। एक मशीन के रूप में कंप्यूटर एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उपकरण, जिसे हम छूकर महसूस करते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिनको हम बिना छू नहीं पाते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की संरचना कैसे है, कैसे कंप्यूटर जो है बना है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सभी प्रकार के जो कंप्यूटर एक मूल तार्किक संरचना का अनुसरण करती हैं। कंप्यूटर 3 बेसिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर जो है 3 बेसिक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला होता है सीपीयू। सीपीयू में मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड होता है, उसी में प्रोसेसर लगा होता है। तो सीपीयू कहिए या प्रोसेसर कहिए, ये जो है लगभग सिमिलर बात हो जाती है। तो पहला सीपीयू होता है जिसमें प्रोसेसर होता है, तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं उसको, ठीक है। अगला है इनपुट इकाई। इनपुट इकाई क्या होती है, तो वो चीज़ें जो कंप्यूटर को हम कोई अपना निर्देश देते हैं, वो इनपुट इकाई है। जैसे टच स्क्रीन जो है आज, टच स्क्रीन जो है ये इनपुट डिवाइस अब बन गया है, कीबोर्ड हो गया है, माउस हो गया है, ठीक है। ये सारे जो हैं इनपुट सोर्स हैं, और इसमें जो माइक होता है वो भी इनपुट सोर्स होता है, ठीक। तो इनपुट इकाई वही। उसके अलावा आउटपुट इकाई, आउटपुट इकाई में आप जो है मॉनिटर देखते हैं, जिसमें आप सब अपनी आंखों से देखते हैं। अगर आप इनपुट कीबोर्ड से देते हैं कि हमको हिंदी गाने सुनने हैं 90s के, तो जैसे ही कंप्यूटर को इंटर दबाएंगे तो स्क्रीन पे जो आपको सामने दिख के आता है,
तो इंटर को जैसे प्रेस करते हैं वो इनपुट आप कंप्यूटर को एक निर्देश भेज देते हैं और वो कंप्यूटर जो है आपको स्क्रीन पे जो गाना आपने सर्च किया है वो पूरा जो सॉन्ग है वो आपको दिखाने लगता है। तो जिस पे वो दिखाता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिससे गाना आपके कान में सुनाई देता है जो स्पीकर होता है उसको भी हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। इसके अलावा जो है प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? तो ये जो कुछ उदाहरण हैं आउटपुट डिवाइसेस के, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें मिलकर कंप्यूटर को बनाते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है? तो इनपुट इकाई होते हैं और आउटपुट इकाई में जो हम बताए थे वही होते हैं, ठीक है? तो आउटपुट इकाई में क्या-क्या हो सकते हैं? तो स्क्रीन हो सकती है, स्पीकर हो सकता है, ठीक है? प्रिंटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करती हैं। अगला इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। सीपीयू क्या होता है इसको समझते हैं। तो ये इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डेटा या निर्देश की प्रोसेसिंग करता है। मतलब जैसे आप बताते हैं कि अपना वेब वेब ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, जैसे वेब वेब ब्राउज़र का जो लोगो है, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है स्क्रीन से होते हुए सीधे आपके सीपीयू को जाएगी और सीपीयू जो प्रोसेस करके आपको एक जो विंडो खोल देगा वेब ब्राउज़िंग का जिसपे लिखा होगा गूगल, ठीक है? और आप यहाँ डाल के कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो सीपीयू क्या है? तो एक जो है प्रोसेसिंग यूनिट है, जो दिए गए डेटा या निर्देश के अनुसार जो है अपना कार्य करता है और उसका परिणाम जो है आउटपुट डिवाइस जैसे आपने गाने पे क्लिक किया है, तो स्पीकर में गाना बजने लगेगा। आपने कुछ देखने के लिए किया था आप किसी वीडियो पे क्लिक किया है आपने या कोई निर्देश दिया कि ये वीडियो चलाओ, तो वीडियो जो है आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा या आपके प्रोजेक्टर पे दिखने लगेगा, ठीक है? ये सब चीज़ें जो हैं कैसे पॉसिबल है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, ठीक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि आप जो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को अपने इनपुट कोई इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन जो है आप या कोई निर्देश आप जैसे ही कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है? इनपुट डिवाइस के माध्यम से, वो तुरंत ही सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, वहाँ पे प्रोसेस होके उसका परिणाम आपको आपके आउटपुट डिवाइस में देखने को मिल जाता है, ठीक है? या मैं उसको जो है स्टोर कर देता है, तो आपके स्क्रीन में दिखा देगा तो उसको ले जाके उसको अगर डाउनलोड करने पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी मेमोरी में डाउनलोड कर देगा। कोई गाना वगैरह डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड कर देगा। अगला सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। और सीपीयू के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है एएलयू जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट, ठीक है? तो जो अरिथमेटिक जो भी मैथमेटिकल अगर आप कोई परफ़ॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल कोई एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो अरिथमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है, वो कार्य करता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को जो भी आप जल्दी-जल्दी इनपुट देते हैं, कई चीज़ें एक ही बार चला देते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं अगर आप, तो कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है, अगर आपने पहले से डेटा रखा हुआ है, कोई फ़ाइल रखी हुई है, अगर उस पे क्लिक करते हैं, तो मेमोरी यूनिट क्या करता है, अपने यहाँ से उठा के वो प्रोसेसर को देता है, अब प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके आपके सामने डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? तो ये तीनों का मुख्यतः बहुत ज़्यादा भाग है। तो पहला इसमें है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो इसको एएलयू कहते हैं, ये सीपीयू का पहला भाग है। तो कंप्यूटर को दिए गए आदेश, जो कमांड हम देते हैं, का क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन गणितीय तथा तार्किक क्रियाएँ इस यूनिट द्वारा होती हैं। तो गणितीय क्रिया का मतलब जोड़-घटाव, ठीक है? ये सब चीज़ें जो हैं कहाँ पे होती हैं? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में होती हैं, ठीक है? गुणा, भाग करना, तार्किकता का मतलब डेटा की तुलना, चयन और मिलान आदि जो है यहाँ पे होता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट क्या होता है भाई? तो कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहा जाता है या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे हमारा दिमाग जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन या ऑपरेशन को नियंत्रित करता है।
यह कंप्यूटर के सभी इकाइयों यूनिट का नियंत्रण और उसका प्रबंधन करता है। इनके बीच डेटा का निर्देश के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही यह एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा के आदान-प्रदान के को भी निर्देशित करता है। तो यह इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे हमारा दिमाग कहता है कि यहाँ चलें, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, बैठो, खड़े हो जाओ, उसे शरीर रिस्पॉन्ड करती है। उसी तरीके से जो कंट्रोल यूनिट है, वो जो है हर चीज़ को मैनेज करती है, प्रबंधन करती है सबका, ठीक है। अगला इसमें मेमोरी यूनिट क्या करता है भाई, तो मेमोरी यूनिट जैसे हमने अभी बताया था कि तीनों को संक्षेप में बताया था आपको। तो मेमोरी यूनिट जो है सिस्टम का एक घटक है, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट जो है सिस्टम का एक घटक है। इसका जो है उपयोग डेटा को निर्देश और सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है इसमें, ठीक है। एक तरह से चिप मान लीजिए, आप मोबाइल में जो चिप लगाते हैं, वही मेमोरी होती है और वो क्या करती है, डेटा को स्टोर करती है, निर्देश को स्टोर करती है, सूचना को स्टोर करती है, ठीक है, के लिए किया जाता है। यह वास्तव में कंप्यूटर का एक कार्यक्षेत्र है जहाँ सीपीयू डेटा और निर्देश को संग्रहित करता है। इसमें मुख्यतः प्राथमिक, आंतरिक मेमोरी के रूप में इसको जाना जाता है। तो प्राथमिक, ये प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी प्राथमिक होता है, आंतरिक होता है, इस मेमोरी का नाम से जाना जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इसको समझते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक रैम होती है, दूसरा रोम होती है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एग्जाम में पूछता है इसका फुल फॉर्म रैम का क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे पहले आप देख ही रहे होंगे, दूसरा पहले देख लेते हैं, दूसरा है रोम। तो इसमें रीड ओनली मेमोरी है। तो रोम का उदाहरण आपको बताता हूँ मैं। जो रोम है, सॉरी रैम है, रैम का उदाहरण आप बताता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो पहले जब आप देखे होंगे तो पहले कैसेट आती थी इस तरह से, जो गाना चला प्ले करते थे तो इस तरह से कैसेट आती थी, ठीक है। अब इसमें जो है ये चलता था एक तरीके से, तो ये रैंडम नहीं गाना इससे बजा सकते थे आप। इसमें जो है रैंडम गाना आप बजा नहीं सकते थे, ठीक है। इसमें जो है आपको बजाने के लिए एक क्रम से ही जाना पड़ेगा। तो पहले आप इसको जो प्लेयर होता था, प्लेयर में इसको डालते थे, फिर गाना, अगर 20 गाने इसमें हैं, अगर आप 19वाँ गाना सुनना चाहते हैं, तो आपको इसको फॉरवर्ड कर करके 19वें गाने तक पहुँचना होता था। मगर वर्तमान में क्या हुआ है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जब आ गई है, तो आप जो है देखेंगे गाना दिखेगा आपको स्क्रीन पे आपके। आप जो है जो 5वाँ, 6वाँ, 7वाँ, 10वाँ कोई भी गाना अगर क्लिक करते हैं, तो रैंडमली आप क्लिक कर सकते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से वो उठ के तुरंत आके प्ले होने लगता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यही होती है, ठीक है। रैंडमली कुछ भी आप कहीं से सेलेक्ट करेंगे, वो काम करने लगेगा, ठीक है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब होता है, तो इसमें जो डेटा रखा जाता है, सिर्फ आप उसको रीड कर सकते हैं, उसको कॉपी कट पेस्ट ये सब चीज़ें आप उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो रोम आपने देखा होगा, रोम ओनली जो होता है रीड कर सकते हैं आप, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये इन दोनों का उदाहरण था। अब इसमें जो है रैम देखते हैं हम सबसे पहले। रैम के प्रकार होते हैं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रकार होते हैं। तो एक होता है स्टैटिक रोम, दूसरा होता है डायनेमिक रोम, ठीक है। तो स्टैटिक रैम, सॉरी स्टैटिक एक यस रैम होता है, एक डी रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है और डायनेमिक रैम होता है। और रोम जो होता है, रोम के प्रकार में 3 प्रकार होता है, एक पी रोम होता है, एक ई प्रोम होता है और एक होता है ई प्रोम, ठीक है। और उसमें रजिस्टर मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है। तो रजिस्टर मेमोरी और कैश मेमोरी, तो इनको आगे जो है डिटेल में अगर देखा जाएगा, मगर ये जो है टाइप है जो मेमोरी के, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, एग्जाम में पूछता है इसमें। तो रैम को हमने समझ लिया और डायनेमिक रैम को भी समझ लिया, ठीक है। तो रैम के बारे में जब डिटेल में आप थोड़ा देखेंगे, तो रैम में क्या होता है, जैसे ये जो है इसमें रैंडम चीज़ें रखी जाती हैं, रैंडम चीज़ें आती हैं रैम में, वो चलती हैं, फिर ये लाइट कटते ही यहाँ से गायब हो जाती हैं। जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर ऑन किए हैं और जैसे ही इसमें आप निर्देश देते हैं कोई चीज़ का कि गाना प्ले करना है, तो गाना प्ले हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो रैम में चढ़ के पहले ही जो मेन आपकी मेमोरी है, ठीक है, जिसको आप हार्ड डिस्क कहते हैं, हार्ड डिस्क इसमें स्टोर होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क जिसमें स्टोर होता है, जैसे आप इस गाने पे क्लिक करेंगे, 3, 4, 5 गाने होंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें, ये उठ के चला जाएगा रैम में, ठीक है।
तो रैम में बजने लगेगा, ठीक है। रैम में जाके ही यहाँ से प्रोसेस उसका चालू हो जाएगा और यहीं पे स्टोर रहेगा ये कुछ देर तक, जब तक ये खत्म ना हो जाए। जैसे ही लाइट कट गई, मान लीजिए लाइट कट गई, आपके पास बैटरी बैकअप नहीं है, बस तुरंत क्या होता है, इससे डेटा जो है निकल के तो हार्ड डिस्क में चला आता है, ठीक है। ये पूरे तरीके से खाली हो जाती है, जो रैम होती है आपकी पूरी तरीके से खाली हो जाती है, ठीक है। तो देखे होंगे आप कि रैम जितना जो है ज़्यादा होता है तो उसमें सिस्टम वगैरह थोड़ा कम हैंग करता है। जिस मोबाइल में या फिर जिस लैपटॉप में रैम ज़्यादा होता है, कार्य थोड़ा जो है तेज़ होता है उसमें, ठीक है। तो रैम जो है इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है कि रैंडमली आप जो है कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी प्ले कर सकते हैं। मगर ये वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल जो है थोड़ा डिटेल में चला जाता है, ठीक है। तो जो रैम होता है वो वोलेटाइल होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील जिसको कहते हैं, वोलेटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील। मतलब इसमें बदलाव होता है। जैसे ही आपने गाना बजाया है, फिर एक वेबसाइट आपने खोली है, सब रैम पे से लदा हुआ है। जैसे लाइट कटती है, रैम से सब कुछ गायब हो जाता है, ठीक है? ये पूरा खाली हो जाएगा। फिर से रैम जो है लाइट कटते ही बैकअप नहीं है तो पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है? फिर जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे या फिर इंस्ट्रक्शन देंगे तो फिर वो चीज़ें हैं रैम में चढ़ के आएँगी और फिर रैम में वो यहीं से वो प्ले होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो लाइट कटने के बाद जो है डेटा एक भी नहीं बचता है रैम में, ठीक है? पूरा खाली हो जाता है रैम। तो रैम रैम जो है परिवर्तनशील है इस या वोलेटाइल है, ठीक है? मगर जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है। जो रैम होता है, रोम होता है, रोम जो है नॉन वोलेटाइल है। जैसे आप जो है यूपी उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते होंगे, तो जो लैपटॉप लड़के-लड़कियों को मिलता था सरकार की तरफ से, तो उसमें देखेंगे तो अखिलेश यादव अगर बाँटे हैं तो अखिलेश यादव की फ़ोटो आएगी, ठीक है? वो हमेशा हमेशा ही आती है, लाइट कट जाएगी, ना कटे, वो हमेशा आती है। तो वो परमानेंटली रखा जाता है मेमोरी में, रोम में रखा जाता है, ठीक है? जो डेटा उसमें रोम में रखा गया है, वो रोम वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ही चालू होगा सिस्टम आपका, जैसे ही आपने ऑन बटन प्रेस किया तो जो विंडो वगैरह लिख के आता है, ठीक है? वो सब रोम में स्टोर होता है और यहाँ पे जो लाइट करने के बाद भी ये जो है नॉन वोलेटाइल होती है, यहाँ से डेटा इरेज़ नहीं होता है, सिर्फ़ रीड कर पाएँगे आप, इसको इरेज़ नहीं कर पाएँगे, डिलीट नहीं कर पाएँगे, इसको कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो वो रोम होता है। हमने देखा रैम के प्रकार तो एस रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है और एक डी रैम होता है, डायनामिक रैम होता है। रोम के प्रकार में हमने पी रोम देखा, ईप्रोम देखा और ईईप्रोम देखा, ठीक है? और उसमें जो है रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर के बाद देखें जानते होंगे अगर रजिस्टर पढ़े होंगे, तो ये 0100 के फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करता है। कैश मेमोरी देखे होंगे जैसे अगर आपने कभी आप मोबाइल ऐप में जब भी जैसे ही आप क्या करते हैं अपने जब किसी ऐप पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे जब स्टोरेज में जाएँगे आप, तो वहीं पे एक कैश मेमोरी का ऑप्शन आता है। तो उसमें थोड़ा डेटा उसमें स्टोर रहता है 1 एमबी, 2 एमबी, 3 एमबी, 10 एमबी इस तरह से डेटा स्टोर होता है। उसको डिलीट करेंगे तो वहाँ से डेटा पूरी तरीके से हट जाएगा। ठीक है? ठीक है? तो जो कैश मेमोरी होती है, वो आप जो इसको समझने की कोशिश अगर करेंगे कैश मेमोरी को, तो कैश मेमोरी क्या है? मान लीजिए आपका प्रोसेसर है, ठीक है? प्रोसेसर है और ये जो है रैम है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपका डेटा जो है रखा गया है। रखा है यहाँ पे डेटा आपको चढ़ रहा है, ठीक है? यहाँ पे चलता है। बार-बार आप जो है प्रोसेसर जो है रैम के पास जो है इंस्ट्रक्शन भेज रहा है कि ये वाला गाना प्ले कर दो, वो वाला गाना गाना प्ले कर दो। कुछ भी तो जो फ्रीक्वेंटली यूज़ डेटा होता है, वो बीच में कैश मेमोरी लगी हुई होती है यहीं पे। जो फ्रीक्वेंटली या लगातार यूज़ डेटा होता है, इसी इसी जो है मेमोरी में रहता है। मतलब इसी को कैश मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी। इसी में रहता है कैच मेमोरी, कैच होता है, कैच मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है बहुत स्पीड वाली होती है, कैश मेमोरी होती है, स्पीड ज़्यादा होती है इसकी। रैम की स्पीड स्लो होती है, ठीक है? स्लो होती है। तो यह जो है कैश मेमोरी कंप्यूटर और प्रोसेसर के बीच में जो सीपीयू होता है और जो रैम होता है इनके बीच में। तो कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो सीपीयू और रैम के बीच में स्थित एक बहुत तेज़ और छोटी मेमोरी होती है। इसका मुख्य काम जो होता है बार-बार इस्तेमाल होने वाला जो डेटा और निर्देश को अस्थायी रूप से ये स्टोर करती है, ताकि प्रोसेसर को हर बार धीमी रैम से डेटा जो माँगना ना पड़े, ठीक है? और कंप्यूटर की स्पीड जो है तेज़ बनी रहे। उसके लिए हम जो है कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है? अगला इसमें कि आकार और कार्य के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। तो मेमोरी भी हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे आकार और कार्य के आधार पे जो डिजिटल कंप्यूटर के क्या-क्या प्रकार होते हैं। तो हमने देख लिया कि क्या होता है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर चलाने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? तो एक सीपीयू होना चाहिए आपके पास, ठीक है? एक सीपीयू होना चाहिए,
एक मॉनिटर होना चाहिए, एक इनपुट डिवाइस होना चाहिए, इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो कीबोर्ड और माउस वगैरह होना चाहिए आपके पास, ठीक? तो ये पूरा मामला है। तो क्या होता है भाई, तो यहाँ देखते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है या मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन या बिग आयरन के नाम से इसको जाना जाता है। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं और इनमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है। इस प्रकार इस पर एक साथ कई लोग अलग-अलग कार्य कर सकते हैं। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है, उसको बिग आयरन भी कहते हैं। बिग आयरन कंप्यूटर या बिग आयरन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। आकार में बड़े होते हैं और कई इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। और जो ये होता है, ये जो है मल्टी यूज़र सिस्टम होता है। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता जो गति जो है अत्यंत तीव्र होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों, बैंक, रक्षा अनुसंधान आदि में किया जाता है। मेन मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, अक्सर सर्वर में उपयोग किए जाते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर तो 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने सबसे पहला मिनी कंप्यूटर या पीडीपी-8 विकसित किया था। ये आकार में मेनफ्रेम से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनका प्रयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनियों आदि के में किया जाता है। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर ये भी होते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर तो सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगे कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर साधारणतया फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना कर सकते हैं। इसका उपयोग तेल, गैस, नाभिकीय मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम 8000। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है, जिसे सीडैक सेंटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग 1991 में बनाया गया था पुणे द्वारा, ठीक है? अगला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है 1970 से आरंभ हुआ और इसके जो सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का जो है उपयोग किया जाता है। इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने 1970 में प्रारंभ किया था, आईबीएम। इसका प्रयोग घर, ऑफिस, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि में किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण में जैसे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी डेस्कटॉप जिसको कहते हैं, ये सब आता है। लैपटॉप या नोटबुक है, टैबलेट है, ठीक है? palm टॉप है, ये सब इसमें आते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर या जो पीसी होता है, उस वो क्या होता है? तो जैसे देखे होंगे आप, तो आपका जो डेस्कटॉप है, वही आपका पर्सनल कंप्यूटर है। तो पीसी को मतलब है एक उद्देश्यीय मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर है, एक बहुउद्देशीय कंप्यूटर है। यह माइक्रो प्रोसेसर का एक प्रकार होता है। 1981 में आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर या पीसी आईबीएम पीसी के नाम से लॉन्च किया था, जो उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय पीसी था। फिर अगला है लैपटॉप या नोटबुक। तो लैपटॉप एक छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर है। यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसे गोंद में रखकर भी कार्य किया जा सकता है। इसी कारण से इसका नाम लैपटॉप पड़ा है। नोटबुक लैपटॉप के आकार से कम होता है। इसे आसानी से किसी बैग में रखकर ले जाया जा सकता है और यह डेस्कटॉप की अपेक्षा अधिक कीमती होता है और इसका प्रयोग जो है संवाददाताओं तथा अन्य फील्ड वर्क वाले लोग द्वारा किया जाता है। अगला है टैबलेट। तो टैबलेट पीसी एक स्लेट-नुमा पतली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है। इस डिवाइस को चलाने के लिए टच स्क्रीन सुविधा होती है। इसमें फिजिकल कीबोर्ड की जगह वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। टैबलेट पीसी में इंटरनेट, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर होता है। जो टैबलेट या पीसी में कई तरह से सॉफ्टवेयर, गेम्स आदि को एप्लीकेशन भी शामिल होता है। पॉम टॉप क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होते हैं भाई? तो यह एक हैंड हेल्प कंप्यूटर होता है, जिसे पॉम टॉप भी कहा जाता है। यह लैपटॉप से भी छोटा होता है और ये जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं और यह टच स्क्रीन होता है तथा इसमें डेटा के स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड होता है। इसका प्रयोग प्रभावी रूप से पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर, वेब ब्राउजिंग आदि के लिए किया जाता है, ठीक है? अगला इसमें कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बने होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर 2 कंप्यूटर जो है, दोनों कंप्यूटर के कार्य करने की क्षमता को रखते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएँ पहली हैं गति, स्पीड,
स्टोरेज, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है इनका मेन जो है उद्देश्य होता है, इनकी विशेषताएँ होती हैं। तो गति मतलब क्या होता है कि कोई भी गणना करना है, गुणा करना है, कोई भी चीज़ को प्रोसेस करना है, वो माइक्रो सेकंड में ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं, नैनो सेकंड में पॉसिबल होती हैं। ठीक है? कंप्यूटर की गति सामान्यतः 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज़ होती है। भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है, इसमें सूचनाओं का जो भंडारण बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। जैसे सभी लोग आप लोग जानते हैं कि जो भंडारण या स्टोरेज होता है, इसमें मेमोरी लगी होती है, जो डेटा को स्टोर करती है। आपका वीडियो हो गया, आपका फ़ोटो हो गया, आपका कोई भी पर्सनल डेटा हो गया या फिर ऑफ़िशियल डेटा हो गया, सब कुछ रख देता है। अगला त्रुटिहीनता, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों की त्रुटिहीनता की दर जो है बहुत ऊँची होती है। और यदि डेटा और प्रोग्राम सही है, तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है। कभी-कभी वायरस के कारण जो है कंप्यूटर त्रुटियाँ जो है उत्पन्न करने लगता है। अगला है कंसिस्टेंसी, तो मानव में ठीक विपरीत कंप्यूटर वो मशीन है जो अविरोधी रूप से कार्य करता है और बार-बार लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर को निर्देश देकर यह एक या कई बार के कार्य बार-बार या समान विश्वसनीयता और तीव्रता से कराए जा सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है, कंप्यूटर मानव निर्मित पहली सामान्य प्रयोजन या जनरल पर्पज़ मशीन है। अन्य सभी मशीन केवल एक ही प्रकार के कार्य करती हैं, लेकिन ये जो है जैसे टेलीविज़न हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सब जो है एक ही कार्य कर सकते हैं। मगर जो कंप्यूटर है, वो बहुत सारा सारा कार्य जो है एक साथ कर सकता है, जिसमें आप टाइप टाइप करना, फैक्स भेजना, मूवी देखना, म्यूज़िक सुनना, बिल्डिंग ब्रिजेस डिज़ाइन इत्यादि को बनाना, ये सब चीज़ें कर सकता है। छठवां है उद्यमशीलता या डिजिजेंस। तो डिलिगेंस क्या होता है? तो डिलिगेंस क्या होता है? डिलिगेंस कंप्यूटर की एक विशेषता है, जिसके कारण जो है कंप्यूटर किसी कार्य को बिना किसी थकान या त्रुटि से लगातार जो है करता रहता है। ठीक है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, तो कंप्यूटर का इतिहास क्या है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर के इतिहास में कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है, जिसने हमारे काम करने और रहने, खेलने इत्यादि सभी तरीकों में परिवर्तन ला दिया और आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। पिछले लगातार 4 दशकों में कंप्यूटर ने हमारे समाज में रहन-सहन व काम करने का तरीका ही बदल दिया है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना था, ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो 1946 में द्वितीय वर्ल्ड वार में निर्मित जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली अमेरिका द्वारा किया गया था। ठीक है? तो इसी विश्व युद्ध के दौरान ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का जो है निर्माण जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली द्वारा किया गया था। यह प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और IBM ने किया था। ठीक है? अगला है एटाना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर या ABC इसको कहते थे। तो एटाना सॉफ्टबेरी कंप्यूटर एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर और है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कोलोसस थे। ठीक है? कोलोसस थे। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कोलोसस था, जिन्हें 1943 में इंग्लैंड द्वारा बनाया गया था। ENIAC जिसे 1945 से 46 में अमेरिका ने बनाया था। हालांकि पहला स्पेशल पर्पज वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वास्तव में जॉन विसेंट एटनासॉफ द्वारा 1937 से 42 के दौरान इजाद किया गया था। एटनासॉफ, जो कि आयोवा स्टेट कॉलेज में भौतिक विज्ञान के और गणितज्ञ थे, अपने स्नातक सहायक जो क्लिफोर्ड बेरी के साथ मिलकर एटनासॉफ ने 1939 में एक छोटा सफल प्रोटोटाइप का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य उनकी डिजाइन से जुड़े मुख्य विचारों पर परीक्षण करना था। अगला इसमें डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित करने के लिए आधारित कैपेसिटर
कैपेसिटर बनाए गए। दूसरा है जोड़ घटाव करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए गए। इसके बाद उन्होंने एक बड़े अधिक असामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर के डिजाइन का निर्माण जो है शुरुआत किया और एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर के नाम से जाने लगा और एबीसी में लगभग 300 वैक्यूम ट्यूब कंट्रोल और अंकगणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए गए बाइनरी नंबर्स का प्रयोग, लॉजिकल ऑपरेशन, मेमोरी संधारित कैपेसिटर और पंच कार्ड को इनपुट आउटपुट यूनिट के रूप में शामिल किया गया था और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने के कारण इसका विकास जो है रोक दिया गया था। तो शुरुआती जो कंप्यूटर का जो तुलनात्मक चार्ट है, सबसे पहले एबीसी या एटनासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर 1937 से लेकर 42 में अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रयोगात्मक था इसका प्रकार और उपयोग उद्देश्य इसका था गणनात्मक शोध करना, प्रयोगात्मक उपयोग करना इसका काम था। क्लोजस 1943 से 44 में ब्रिटेन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो प्रोग्राम योग्य या प्रोग्रामेबल था ये इस प्रकार था इसका। और जर्मन कोड तोड़ना लॉजिस साइफर ब्रेकिंग के लिए इसका उद्देश्य था। इन्हीं को 1945 में बना था अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सामान्य उपयोग वाला जनरल पर्पज कंप्यूटर था। वैज्ञानिक एवं सैन्य गणनाएं, साइंटिफिक एवं मिलिट्री गणना करना इसका उद्देश्य के रूप में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो था न समझ पाने वाला एक कंप्यूटर का इतिहास था। ठीक है, तो ये मुख्य बात यहाँ है कि सबसे पहला कौन बना था, तो 1937 में से 42 में एबीसी कंप्यूटर बना था जिसको एटनॉसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर कहा गया। उसके बाद क्लोजस बना जो 1943 से 1944 में ब्रिटेन में बना था और इनिक बना 1945 सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने बनाया था, जो कि वैज्ञानिक साइंटिफिक एंड मिलिट्री कार्य के लिए उद्देश्य से बनाया गया था इसको। अगला अपोलो गाइडेड कंप्यूटर जो है क्या है ये। ठीक है, तो अपोलो गाइडेड कंप्यूटर हम लोग देखेंगे। तो शुरुआती डिजिटल कंप्यूटर की तुलना हमने चार्ट से कर लिया है। अब अपोलो गाइडेड कंप्यूटर क्या है, एजीसी क्या है। तो अपोलो गाइडेड कंप्यूटर नासा के अपोलो कार्यक्रम के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक जो तकनीक थी। यह कंप्यूटर था, पहला कंप्यूटर था जिसने इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी जो होता है, आईसी का प्रयोग जो है उपयोग किया। चंद्रमा मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यान के मार्गदर्शन, नेविगेशन, नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कंप्यूटर का वजन जो है लगभग 70 पाउंड या 32 किलो और आयतन लगभग 1 घन फुट था तथा इसको डिस्प्ले और कीबोर्ड इंटरफेस का उपयोग करके संचालित किया जाता था। ठीक है, इसके जो डिस्क्रीट सिलिकॉन या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो था 2.048 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर इसमें लगाया गया था। इस कंप्यूटर में 2K शब्दों की रैम, ठीक है, और 36 के शब्दों की रोम थी, मतलब 36,000 शब्दों की रैम रोम थी, जिसे कोर रूप मेमोरी के रूप में प्रयोग की गई थी। यह कंप्यूटर 64 केबी तक डेटा स्टोर कर सकता था। तो उस समय जो था 64 केबी बहुत ही था, अब 64 केबी कुछ है ही नहीं किलोबाइट। ठीक, अगला है अबकस। तो अबेकस जो है क्या है, तो इसका आविष्कार 16वीं शताब्दी में ली काई चेन द्वारा किया गया था। ये सबसे पहला और सरल यंत्र है। इसका प्रयोग जोड़ने, घटाने, वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता था। अबेकस लकड़ी का आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का फ्रेम लगा होता था। क्षैतिज तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी इसमें। ठीक है, तो ये जो है इसका आविष्कार 16वीं सदी में हुआ था चीन में। ठीक है, इसका प्रयोग जो जोड़ने, घटाने तथा वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता था। और अबेकस लकड़ी जो है उसको आयताकार ढांचा होता था ये, और उसके अंदर तारों के फ्रेम लगे होते थे जिसमें गोलाकार जो ये गोला गोला जो दिखा रहा है आपको, ये लगा होता था और इसी मोतियों के द्वारा जो है गणना की जाती थी। अगला है इसमें तीसरे नंबर का पास्कल या पास्कल कैलकुलेटर, पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। तो प्रथम गणना मशीन का निर्माण जो है 1645 ईस्वी में ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे, उनके द्वारा किया गया था। और यह मशीन जो है
ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता था। इस मशीन के में कई चक्र और पुराने जो टेलीफ़ोन की तरह जो है डायलर होते थे। 0 से 9 तक संख्याएँ अंकित होती थी इसमें और डायलरों को घुमा के प्रयोग किया जाता था इसका। ठीक है। अगला है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन जब आया था तो इसका आविष्कार 1837 में चार्ल्स बैबेज ने इंग्लैंड के थे कि उन्होंने किया था। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं के लिए किया जाता था। अंग्रेज अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने आविष्कारक चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बैबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है। एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल मशीन है जिसे आधुनिक कंप्यूटरों की शुरुआत का प्रारूप माना जाता था। ठीक है। इस मशीन में 5 मुख्य भाग होते थे। इसमें इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, कंट्रोल और आउटपुट इकाई जो है इसमें विद्यमान रहती थी। ठीक है। तो सबसे पहले कौन बना था? एनालिटिकल इंजन बना था। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था इसको। ठीक है। 1837 में इसको बनाया था। 1837 से। ठीक है। 1837 में बना था ये। अगला है इसमें कि स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, EDSAC स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट था। इसका आविष्कार 1949 में मैरिस बिल्कस यूके के थे, इन्होंने किया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में थे। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेंट के अनुसार जो है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा जिसमें प्रोसेसिंग में प्रयोग किया जाता था उसे कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय रूपांतरित होना चाहिए। तो क्या है मतलब इनका? तो स्टोर्ड जो प्रोग्राम होते थे जिसको स्टोर किया जाता था कंसेंट के अनुसार, ऑपरेटिंग जो इंस्ट्रक्शन और डेटा जिसका प्रोसेसिंग में प्रयोग हो रहा है उनको कंप्यूटर में स्टोर होना चाहिए। तो ये कहते थे कंप्यूटर में पहले स्टोर होना चाहिए जिसका हम प्रोसेसिंग करने वाले हैं। ठीक है। और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, मतलब उनका जो है एग्जीक्यूशन की हिंदी क्या होगी? इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन मतलब कार्य का संपादन के समय रूपांतरित होना चाहिए। जब कार्य इनकी आवश्यकता अनुसार जो प्रोग्राम है इनका एग्जीक्यूशन जब हो रहा है तो उसका जो है रूपांतरण उसी के समय होना चाहिए जब वो कार्य संपन्न हो रहा हो। यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग, मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए किया जाता था इसमें। ठीक है। अगला है EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडबैक बना था। 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने, अमेरिका के थे, यह गणना करने का काम जो है था और यह 30 टन भार वाला था और 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था ये। अगला है इसमें कि यूनिवाक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन थी। इसका आविष्कार 1951 में जे प्रस्पर एकॉर्ट जॉन मौचली अमेरिका के किया गया था। इनका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर सांख्यिकी, शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था और इसमें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के सभी गुण इसमें समाहित थे। ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछता है WWW। ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब तो क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज जो है टिम बर्नर्स ली ने की थी। तो यही एग्जाम में पूछता है कि वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो टिम टिम बर्नर्स ली ने की थी 1989 में। लेकिन इसे पब्लिक के लिए 1991 में ओपन किया गया था और वर्ल्ड वाइड वेब को हम वेब के नाम से जानते हैं। यह वेबसाइट्स या वेब पेजेस का एक संग्रह है जो किसी वेब सर्वर पर संग्रहित होता है और इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में फैले जो कंज्यूमर है या कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। ये वेबसाइट्स टेक्स्ट, डिजिटल लेटर, ऑडियो, वीडियो आदि को कैरी कर सकता है। यूजर्स ने साइन साइंस को कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन आदि जैसे किसी भी उपकरण से खोल सकता है इसको और इंटरनेट का उपयोग करके अपने डिवाइस में टेक्स्ट और मीडिया प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। ठीक है। वेब के बिल्डिंग ब्लॉक्स वेब पेज है। ठीक है। तो जो वेब होता है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वेब पेज हैं जो HTML में बनाए जाते हैं। HTML एक भाषा है, उसमें बनाए जाते हैं जिसको हाइपर टेक्स्ट
हाइपर हाइपरलाइन लिंक कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट या हाइपरलिंक नामक लिंक से जुड़े होते हैं, और एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा एक्सेस किए जाते हैं। तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नाम है। ये लिंक इलेक्ट्रॉनिक्स कनेक्शन है जिसके संबंधित जानकारी के टुकड़े को लिंक करके, ताकि यूजर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे जल्दी से जल्द पहुंचाया जा सके। तो ये लिंक करके जो है इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाता है एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। पहला वेब सर्वर और वेबसाइट जो है 1991 में बनी थी। 6 अगस्त 1991 में दुनिया की पहली वेबसाइट सार्वजनिक की गई। इसमें एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डबल स्लैश इन्फॉर्मेशन सर्न डॉट सी एच था। और 1993 में सर्न ने घोषणा की कि डब्ल्यू तकनीक सभी के लिए निःशुल्क होगी, जिसके जिससे इसका विस्तार का जो है रास्ता साफ होगा। ठीक है। वेब ब्राउज़र का विकास जो 1993 से 1994 में हुआ, तो मोज़ेक ब्राउज़र जो 1993 में मार्क एड्रिल ने मोज़ाक नामक ब्राउज़र बनाया था, जिसमें पहली बार इंटरनेट पर टेक्स्ट के साथ इमेज चित्र दिखना संभव किया। इसने वेब को आम लोगों के लिए आसान बना दिया। अगला डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूसी की स्थापना 1994 में हुई। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम कंसोर्टियम जो है बनाया, जो वेब के मानकों और नियमों के तय करता था। वेब का क्रमिक विकास किस तरह से है, तो 1.0 से 3.0 तक फैल गया है। मतलब वो पहले 1.0 था, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू 1 से लेके डब्ल्यू 3.0 आ गया है। तो जो पहला चरण था 1.0 था, 1990 से 2000 तक चला था। स्टैटिक वेब था, केवल सूचनाएं पढ़ने के लिए थी, लोग अपनी जानकारी अपलोड नहीं कर सकते थे इसमें। वेब 2.0 आया जो 2000 से लेकर 2020 तक चला था। सोशल वेब था ये, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक था, यूट्यूब को का जो है उदय हुआ, और लोग कंटेंट बनाने और साझा करने लगे। वेब 3.0 जो यूपीएससी में पूछ चुका है, यूपीएससी में इसको पूछा है, यूपीएससी में करंट अफेयर्स में उस समय पूछा था इसको यूपीएससी। तो वर्तमान भविष्य में जो सिमेटिक वेब था, एआई, ब्लॉकचेन, डेटा सुरक्षा पर आधारित, जहाँ मशीनें इंसान की तरह जो है डेटा समझेंगी, वो चीज़ें जो हैं इसमें शामिल किया गया है, और अब ये चल रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि डब्ल्यू इंटरनेट अलग है। अलग है और इंटरनेट अलग है। इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क हार्डवेयर है, जबकि एक उपलब्ध सूचना का जाल है, सॉफ्टवेयर सेवा है ये। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है? एक विशाल नेटवर्क का जाल है, हार्डवेयर है इंटरनेट। मगर जो है, वो क्या है? उस पर उपलब्ध, किस पर? नेटवर्क पर उपलब्ध सूचनाओं का जाल है, सॉफ्टवेयर सेवा है ये। मोज़ैक से क्रोम तक, तो नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाद में आज गूगल क्रोम दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र बन गया है। तो मोज़ैक से क्रोम तक कैसे पहुँचा? तो नेटस्केप नेविगेटर का आपने यूज़ अगर किया होगा तो जानते होंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर, और बाद में अब जो है ये क्रमिक विकास हुआ है। पहले नेट, जैसे आज आप लोग यूज़ करते हैं गूगल क्रोम, उस तरह से पहले नेटस्केप नेविगेटर था, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था। जो विंडो यूज़ किए होंगे कंप्यूटर में, तो उसी में इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले रहता था। अब आज जो है क्रोम आ गया है, जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र है। अगला कि वर्ल्ड वाइड वेब का अनुप्रयोग कहाँ था? शिक्षा एवं अनुसंधान में इसका प्रयोग होता है। ई-लर्निंग में, जिसमें स्वयं पोर्टल है, कोर्सेरा है, और खान एकेडमी जैसे प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, इसी पे कार्य करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी, शोध पत्र, ई-बुक, ऐतिहासिक दस्तावेज़ तक पहुँच जो है इसी से सुनिश्चित हो पाई है। वर्चुअल क्लासेस जो चलती है ज़ूम पे, गूगल मीट के ज़रिए, इसी के साथ संभव है। दूसरा है ई-कॉमर्स, तो व्यापार और करने और खरीदने के तरीके में वेब ने क्रांतिकारी रूप से बदलाव किया। ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया, विज्ञापन हो गया, ठीक है, ग्राहकों तक पहुँच हो गया, ये आसान बना दिया। अगला है ई-गवर्नेंस में भी काफ़ी योगदान दिया है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना हो गया, सूचनाओं का प्रसार करना, पारदर्शिता दिखाए रखना, तो सीधे जो है सरकारी सेवाएँ जो है लोगों तक पहुँच बना ली अपना, जिनको ज़रूरत है इसकी। मनोरंजन भी इसमें काफ़ी हुआ, तो वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, सोशल मीडिया चला सकते हैं। ये सारी सेवाएँ इसमें यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, एक्स, ये सारा चीज़ जो है इसमें है। 5वाँ है स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर में टेली परामर्श, आपको ऑनलाइन रिपोर्ट, स्वास्थ्य की जानकारी आप जो है
यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसमें की गई हैं। तो www से कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात थी। अगला सूचना और प्रौद्योगिकी, आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। तो आज का युग आधार स्तंभ है ये। आज के युग का आईटी जो है आधार स्तंभ है। सरल शब्दों में सूचनाओं के निर्माण, भंडारण, प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग और आदान-प्रदान के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क का उपयोग जो है होता है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये रीढ़ की हड्डी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटक कौन-कौन से हैं? तो आईटी के ये सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य घटक क्या हैं? तो आईटी केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। इसके लिए निम्न तत्व शामिल हैं, जैसे हार्डवेयर है, भौतिक उपकरण जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, स्मार्टफ़ोन हो गया और राउटर हो गया इसमें। सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को निर्देशित करते हैं, जैसे विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है? ये सब इसमें शामिल हैं। डेटाबेस सूचनाओं को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने की जो तकनीक है वो डेटाबेस कहलाती है, डेटाबेस, ठीक है? अगला नेटवर्क और संचार, इंटरनेट और इन इंट्रानेट इंटरनेट जो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। तो ये इतने लोग मिल के जो है एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी हैं ये लोग, और ये मिल के जो है इसका जो है मुख्य घटक हैं। ये मिल के सूचना और प्रौद्योगिकी बनाते हैं। तो आईटी के प्रमुख क्षेत्र कहाँ-कहाँ हैं भाई? तो सूचना और प्रौद्योगिकी ने कई उप क्षेत्रों को जन्म दिया है जो आज बहुत लोकप्रिय हैं। तो आईटी के क्षेत्र में पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया, ये सब इसी की देन है। साइबर सुरक्षा में डेटा और सिस्टम को हैकर्स से बचाने की तकनीक है। ऑप्टिकल इंटेलिजेंस एआई द्वारा सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मशीन को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने के लिए योग्य बना रहा है। बिग डेटा एनालिसिस, बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके उपयोगी जानकारी निकालना। तो बिग डेटा एनालिसिस जैसे समझ सकते हैं, जो सर्वे वगैरह होता है, आप फ़ोटो वगैरह डालते हैं फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप जो-जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो करते हैं, उसका डेटा आप हमेशा डालते रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो आपको जो है आपके डेटा को एकत्रित करके, आप जैसे हज़ारों लोगों का डेटा एकत्रित करके ये ढूँढा जाता है कि ये लोग क्या पसंद करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने चॉकलेट के बारे में डाला, आइसक्रीम के बारे में डाला, तो इसी तरह से जो है करोड़ों लोग ये डाले होंगे। तो इससे कम बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इस डेटा खरीदती हैं और प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस करने के बाद पता चलता है कि नहीं, जो आइसक्रीम है वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो बड़ी कंपनी जो है आइसक्रीम बनाने लगती हैं। कौन-सा शैम्पू लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो शैम्पू बनाने लगती हैं। कौन-सा कपड़ा ज़्यादा पहन रहे हैं, लिनेन का पहन रहे हैं या फिर रेयॉन का पहन रहे हैं या फिर कॉटन का पहन रहे हैं, तो उसी हिसाब से कंपनियाँ जो है अपना चेंज करती हैं अपने प्रोडक्ट को, ठीक है? तो बिग डेटा एनालिसिस में यही होता है कि आप जो जानकारी अपलोड करते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी, तो वहाँ से क्या होता है कि आपका डेटा को इकट्ठा किया जाता है। जो कम यूट्यूब और ये सब कंपनियाँ हैं उसको बेचती हैं, और जो बड़ी कंपनी है, बिज़नेसमैन जो होते हैं उसको खरीदते हैं, उसका डेटा एनालिसिस करते हैं कि कितने लोग क्या-क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या ज़्यादा पोस्ट करते हैं, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उसी तरह की वो लोग बिज़नेस प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से लोग जो है जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? तो वो बिग डेटा एनालिसिस होता है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है? तो समय की बचत होती है इसमें, सटीकता है इसमें, वैश्विक पहुँच है, लागत में कमी है इसमें, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व में। ये 4 चीज़ें आप देख सकते हैं। चुनौतियाँ भी इसमें हैं कि इसमें डेटा की प्राइवेसी नहीं है, बेरोज़गारी इसमें बढ़ रही है क्योंकि ऑटोमेशन के कारण जो है पारंपरिक नौकरियों में कमी आ रही है, तकनीकी निर्भरता जो है हमारी बढ़ रही है, ठीक है? इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपका जो है हाथ-पैर फूल जाएगा कुछ ही दिनों में। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति धीरे-धीरे पैदा हो रही है, ये बहुत बढ़िया भी है, बहुत खराब भी है। ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी का जो है उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र में आईटी इन एजुकेशन, तो स्मार्ट क्लासेस के लिए, इसकी जो है पहुँच रिचनेस बढ़ाने के लिए, अनुसंधान के लिए इसका यूज़ हो रहा है, तो इसको जो है आप समझ सकते हैं किस तरीके से आज जो है हो रहा है। तो छात्र इंटरनेट के माध्यम से नवीन शोध और डेटा को सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो जैसे आज हम भी इसे पढ़ा के इसको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो एक आईटी का यूज़ करके ही हमने आपको स्मार्ट क्लासेस दे दिया, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा चिकित्सा के क्षेत्र में आईटी का यूज़ है, तो इसमें टेलीमेडिसिन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, सटीकता की जाँच हो गई, और अब तो ऑपरेशन वगैरह भी इन रोबोटिक्स के माध्यम से हो रहा है, तो ये भी है। ई-गवर्नेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ई-गवर्नेंस की बात में आप समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, डिजिटल सेवाएँ हैं, राशन कार्ड का आवेदन हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब बनाना आसान हो गया है। सूचना का अधिकार में सरकारी नीतियों और खर्च का विवरण जो है पोर्टल पे उपलब्ध है।
ऑनलाइन बैंकिंग आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग है, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान है, सुरक्षा, ये सब चीज़ें इसमें हैं। साथ ही साथ व्यापार और संचार में ई-कॉमर्स हो गया, तत्काल संचार हो गया, डेटा प्रबंधन हो गया, ज़ोमैटो, स्विगी सब इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है इसमें था, ठीक है? किस तरीके से इंटरनेट आईटी जो है हमारे जीवन को बदल रहा है, उसके बारे में जानकारी हमने ली यहाँ से। अगला टॉपिक है इसमें कि प्रिंटर टैबलेट और मोबाइल का संचालन, ठीक है? तो ये भी अगला पॉइंट है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है?